हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे आवर्त सारणी और उस पर कुछ क्वेश्चंस को। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो दोस्तों, इसका आंसर है डोबेराइनर। किसने किया था दोस्तों? डोबेराइनर ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों, डोबेराइनर ने क्या किया था? यहाँ पे सबसे पहले वर्गीकरण, और दूसरा दोस्तों, तत्वों के वर्गीकरण जो किया उन्होंने सबसे पहले, उसके लिए उन्होंने त्रिक दिया था। क्या दिया था? त्रिक दिया था। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे डोबेराइनर के बारे में। ये देखिए दोस्तों, ये क्या है? डोबेराइनर के त्रिक है। तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई जो पहला और तीसरा इन दोनों के द्रव्यमान का योग होगा, पहले और तीसरे का, उसका आधा किसके बराबर होगा? दूसरे के बराबर होगा। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है डोबेराइनर के त्रिक, इनको पूछ लिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादित किसने किया था? ठीक है दोस्तों, अष्टक नियम किसने दिया था? आपके सामने न्यूलैंड्स ने। ठीक है दोस्तों, अब अष्टक नियम क्या है? अष्टक नियम ये देखिए दोस्तों, इसमें क्या था दोस्तों? इसमें या तो चलता था सारे गामा पाधानी, जैसे सारे गामा पाधानी होता है दोस्तों, वैसे ही एक डोरे मी फासोला, ठीक है, ये भी चलता है। तो सारे गामा पाधानी के आधार पे हम ध्यान रखेंगे, जिस प्रकार से नी के बाद दूसरा वर्ड सा आता है, उसी प्रकार से न्यूलैंड्स ने कहा था कि भाई हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आएगा, और फ्लोरीन के गुणधर्म जो होंगे वो किससे मैच करेंगे? हाइड्रोजन से, क्लोरीन के हाइड्रोजन से। तो इस तरह से उन्होंने बताया था। किसने? न्यूलैंड्स जी ने। ये भी आपको ध्यान रखने योग्य बात है। ज़्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं करवा रहा दोस्तों, क्योंकि ग्रुप डी के लिए इतना बहुत है, अगर आप इतना भी जान लो। आगे दोस्तों, सिंपल वर्ड में मैं आपको समझा रहा हूँ। आगे दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो दोस्तों, इसका आंसर है, सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो आंसर है इसका मेंडलीफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखिए दोस्तों, मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था। ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी। इस टाइप से उन्होंने आवर्त सारणी को बनाया था दोस्तों। आप ध्यान से इसको देख सकते हैं। जीरो ग्रुप पहले रख रखा है, उसके बाद फर्स्ट है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इस तरह से उन्होंने आवर्त सारणी को बनाया। अब इनके बारे में क्वेश्चंस कुछ और है, तो उस पर भी डिस्कशन करते हैं। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या है? आधुनिक आवर्त नियम, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उसका प्रतिपादन किसने किया? मोज़ले ने किया। किसने किया दोस्तों? मोज़ले ने। उससे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, इसके क्वेश्चंस वहीं मिलेंगे, तो आगे भी इसके क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो दोस्तों देखिए, आधार क्या है? तत्वों का वर्गीकरण किस तरह से उन्होंने किया? तो उसका आधार है दोस्तों परमाणु द्रव्यमान। क्या है आधार? परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आवर्त नियम क्या था? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक कर रहा हूं दोस्तों मैं, तथा रासायनिक गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान के, किसके? परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कहा गया था किसने? मेंडलीफ ने। परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, और इसी बेस पे उन्होंने क्या दिया था? आवर्त सारणी का निर्माण किया था। अब देखिए दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो दोस्तों, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उसका वर्गीकरण किसने किया है? मोज़ले ने। किसने किया है? मोज़ले ने। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने ऑप्शन में पढ़ लिया था। और उसका वर्गीकरण क्या है? तो दोस्तों, उसका वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या। सेम वही आप देखोगे इस पे कि
इसका जो डेफिनेशन दिया गया है वही है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, गुणधर्म किसके? गुणधर्म। ठीक है दोस्तों, गुणधर्म किसके? परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु संख्या, मोज़ले का है ना, तो परमाणु संख्या के क्या होंगे? आवर्ती फलन होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मोज़ले ने ये बोला था, आधुनिक आवर्त सारणी जो मोज़ले ने दी थी। तो दोस्तों क्वेश्चन से आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों अभी मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि वर्गों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर है दोस्तों 18। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? ग्रुप्स जिनको बोलते हैं, कितने हैं? तो दोस्तों 18 है। आगे बढ़ेंगे हम। ये देखिए दोस्तों, ये जो खड़ी लाइनें हैं, जो ये खड़ी लाइनें हैं, इनको क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्ग बोलते हैं। तो ये दोस्तों कितनी है? 18 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है दोस्तों, और जो ये पड़ी लाइनें हैं, ये पड़ी लाइनें हैं, इनको क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं इनको? आवर्त। अब ये कितनी है दोस्तों? अभी गिनेंगे हम इसको, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये है 7। कितनी है? 7। अब देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, 6 और एक आता है ऊपर स्टार्टिंग में हाइड्रोजन, यहाँ पे है 7। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिखा रखा है, हाइड्रोजन और हीलियम एक साथ दिखा रखे हैं, तो ये हो गए दोस्तों 7। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्थित किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर उसके बाद क्या आएगा दोस्तों? हाइड्रोजन का देखते हैं 1, फिर हीलियम का देखते हैं 2, फिर लिथियम का देखेंगे 3। तो इस तरह से बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर उनको व्यवस्थित कर रखा है। आगे दोस्तों नेक्स्ट, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है 11। वर्ग 11 के जो तत्व होते हैं उनको सिक्का धातु कहा जाता है। आप आवर्त सारणी में भी देख सकते हैं, वर्ग 11 के जो तत्व हैं उनको क्या कहा गया है? सिक्का धातुएं कहा गया है। तो दोस्तों वर्ग 11 की जो तत्व है वो ये कहलाते हैं दोस्तों, और इनको क्या बोलते हैं? सिक्का धातुएं। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये कॉपर और Ag Au Rg ये क्या है दोस्तों? सिक्का धातुएं। ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? शून्य समूह में, तो दोस्तों शून्य समूह जो लास्ट वाला ग्रुप है उसमें जो तत्व रखते हैं उनको बोलते हैं दोस्तों निष्क्रिय गैस। क्या बोलते हैं? निष्क्रिय तत्व या निष्क्रिय गैस, क्योंकि वो गैस फॉर्म में है इसलिए निष्क्रिय गैस भी उनको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु कौन सी है दोस्तों? तो बता देता हूँ आपको, ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। कौन सी धातु है? ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो पानी के ऊपर भी तैरती है, कुछ धातुएं हमारे पास ऐसी भी है, तो उसमें से एक है लिथियम। ठीक है दोस्तों, लिथियम क्या है? सबसे हल्की धातु है। आगे नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक दोस्तों कौन सा तत्व है? मैं आपको बता देता हूँ, फ्लोरीन। कौन सा दोस्तों? फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है F- सबसे ज़्यादा क्या है इसकी? विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? दोस्तों समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु, तो दोस्तों इसका आंसर है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? गैस है और ये अधातु कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें धातुओं के कोई भी गुण नहीं पाए जाते हैं। आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? तो दोस्तों
आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर दिया गया है? दाहिनी ओर स्थान दिया गया है। आपको आवर्त सारणी अगर दिखानी है तो मैं ले चलता हूँ आपको आवर्त सारणी की तरफ। तो दोस्तों ये आवर्त सारणी है, तो ये दाहिनी तरफ क्या है? अधातुएं हैं दोस्तों, ठीक है। और ये इधर को सारी क्या है दोस्तों? धातुएं। और जो ये बीच में जा रहा है तो इनको बोला जाता है दोस्तों उपधातुएं। क्या बोला जाता है? उपधातुएं। हाइड्रोजन को सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को इसमें तो यहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन माना यहाँ पे जाता है लिथियम के ऊपर, तो इसको लिथियम के ऊपर इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 है। ये इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। आगे देखिए दोस्तों, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और नव और ऋणात्मक आयन बनाते हैं डैश डैश होते हैं। देखिए दोस्तों क्या होगी? वो अधातुएं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, जैसे कि सोडियम है और ये दोस्तों यहाँ पे Cl मान लेता हूँ या फ्लोरीन मान लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, फ्लोरीन मान लेता हूँ। तो ये क्या कर देगा? सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्या है? ये जो फ्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब इलेक्ट्रॉन लेने के का सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर इस धनावेश आ जाएगा। भाई कोई भी उधार लेगा तो वो कैसा होगा? धनावेशित धनवान व्यक्ति। अब कोई ऋण लेगा तो वो कैसा होगा दोस्तों? ऋणी होगा। तो इसलिए उस पर ऋण आवेश आ जाता है। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे। भाई इस धनवान है इसीलिए इसने इसको धन दिया, क्योंकि इसको धन की आवश्यकता है। ये ऋणी है इसके धन का, इसलिए इस पे ऋण का चार्ज है। यही कारण है दोस्तों। किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, जो 4th A है उसके वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। ठीक है दोस्तों, आवर्त सारणी में हम फिर से चलेंगे। 4th A आपको मैं बता देता हूँ कौन सा है दोस्तों। 4th A जो तत्व है वो कौन सा है? ये कार्बन, सिलिकॉन, ये वाले जितने भी है दोस्तों, इनका जो गलनांक होता है वो उच्चतम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रति में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन में क्या चेंज होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। ध्यान रखना दोस्तों, बाएं से दाएं जाने पर दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। और साथ में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है दोस्तों? जो धात्विकता है वो घटती है, धात्विकता घटती है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में आपको अधातुएं देखने को मिलती है दाहिनी तरफ। ठीक है दोस्तों, और दूसरा दोस्तों, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? ऋणावेश बढ़ता है और धनावेश घटता है। ऋणावेशित कौन से होते हैं दोस्तों? जो दाहिनी तरफ होते हैं, जिनको अधातुएं कहा जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं भाई सबसे ज़्यादा ऋणावेश वाला तत्व कौन सा है? तो अधातु ही होगी। अधातुओं में से कोई सा भी ऑप्शन में होगा। अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन तो दोस्तों सबसे ज़्यादा है, लेकिन फ्लोरीन के अलावा अगर कोई और अधातु है वहाँ पे फ्लोरीन नहीं है, तो फ्लोरीन के बाद दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से नाइट्रोजन है, ब्रोमीन है, तो ये भी क्या है? बहुत ज़्यादा ऋण आवेशित तत्व है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप आप सभी को आवर्त सारणी अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने इनको जितना हो सके सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश की है। मैंने कोई केमिस्ट्री के वर्ड यूज़ नहीं किए हैं जिससे कि आपको परेशानी ना हो। मैं समझ सकता हूं दोस्तों, कुछ लोगों के पास साइंस नहीं होगी, आर्ट्स होगी, तो जनरल साइंस को मैंने बिल्कुल जनरल लैंग्वेज में समझाया है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये जनरल लैंग्वेज पसंद आई होगी। तो क्विज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें और अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।